नमस्ते साथियों, कैसे हो। आज का जो अपना टॉपिक है वो है हिमांक में अवनमन। अपना चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन विलियन चल रहा था, जिसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था अणुसंख्यीय गुणधर्म। और हमने अपने सिलेबस में 4 प्रकार के अणुसंख्यीय गुणधर्म है। नंबर 1 वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, नंबर 2 क्वथनांक उन्नयन और नंबर 3 आपके सामने क्या, हिमांक में अवनमन। तो आज का ये जो टॉपिक हम हिमांक में अवनमन स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले कुछ बातों पे हम चर्चा कर लेते हैं। अपना जो टॉपिक जो मैंने लिखा है हिमांक, सबसे पहले आप ये बता सकते हो कि हिमांक किसे कहते हैं। नॉर्मली आप लोगों के माइंड में एक बात होगी कि वह ताप जिस पर जल या पानी है वो जम जाता है उसे हम हिमांक कहते हैं। लेकिन साइंस की भाषा में कहते हैं कि वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस व द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है, उस ताप को हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी पदार्थ की ठोस व द्रव अवस्थाओं का वाष्प दाब जब समान होता है किसी टेम्परेचर पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। अब सिद्ध सी बात है कि जैसे ही आप शुद्ध विलायक में क्या मिलाओगे, विलय मिलाओगे, तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। विलयन का वाष्प दाब कम होगा तो वो कम ताप पे जमेगा, अर्थात विलयन का हिमांक में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसे बोलते हैं हिमांक में अवनमन। अब यहीं से आप में से काफ़ी बच्चों को एक कन्फ्यूजन होगा कि सर एक तो ये बात समझ में नहीं आती कब वाष्प दाब बढ़ता है और कब घटता है। क्वथनांक उन्नयन, हिमांक, अवनमन, ये तो तीनों है। तो इन तीनों को मैं कन्फ्यूजन यहाँ बता रहा हूँ। बिल्कुल कंसंट्रेशन होकर अपना ध्यान पूरा बोर्ड पे कि शब्द को समझना कहाँ क्या कंडीशन होती है, क्योंकि टॉपिक तो हम पढ़ लेंगे लेकिन जब से हम पढ़ते हैं कि कहाँ पर वाष्प दाब ज़्यादा बताए, किसका वाष्प दाब कम बताया, तो वहाँ कंडीशन है। अब देखो, सबसे पहले आप एक शब्द समझना है यहाँ पे, जो उससे पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, विलायक, केवल विलायक है, तो विलायक का जो वाष्प दाब बनता है उसको हम बोलते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। शुद्ध विलायक का वाष्प, इतना याद कर लोगे आराम से। अब देखो, इस विलायक में अब आप क्या मिलाओगे, क्या मिलाओगे, विलय मिलाओगे। विलय कैसा होता है, अवाष्पशील। विलय कैसा होता है, अवाष्पशील। तो पहले केवल आपके पास क्या था, पहले केवल आपके पास विलायक था, तो वहाँ वाष्प दाब किसका होगा, शुद्ध विलायक का, इसी का वाष्प दाब होगा। अब आपने क्या किया, उस विलायक में क्या मिला दिया, विलय मिला दिया। विलय कैसा, अवाष्पशील, तो इसकी वाष्प नहीं बनेगी। तो विलायक प्लस विलय मिलाने पे क्या बना, विलयन बन गया। अब इस विलयन में क्या है, अवाष्पशील विलय, तो इसकी वाष्प तो बनेगी नहीं। इसके कारण अब देखो, यहाँ जो वाष्प दाब होगा वो किसका वाष्प दाब होगा, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। अब यहाँ से आप एक बात क्लियर कर लेना कि जैसे ही आपने शुद्ध विलायक में विलय मिलाया तो विलयन बना। अब विलय कैसा मिला, अवाष्पशील, तो इसकी वाष्प नहीं बनेगी, तो सीधी सी बात है वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर करना है कि शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब सदैव कम होगा। इसका मतलब आप सीधा माइंड में करना कि जब भी आपके सामने एक शब्द आए विलायक और एक शब्द आए विलयन, तो देखना जब भी हम कौन से विलयन की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या मिला हो, अवाष्पशील विलय। क्या मिला हो, अवाष्पशील विलय। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, देखो, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब सदैव क्या होगा, ज्यादा होगा, और विलयन का वाष्प दाब सदैव क्या होगा, कम होगा। कंडीशन है जब उसमें हमने क्या मिला दिया, अविलय वाष्पशील, अवाष्पशील विलय मिला दिया। क्लियर हो गया, क्लियर याद करना है। अपने चैप्टर में यही है कि विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होगा, विलयन का वाष्प दाब कम होगा, ठीक है। अब विलयन के वाष्प दाब को जो कम हुआ उससे बराबर लाने के लिए इसको ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। इसके कारण से जब आप क्वथनांक की बात करते हो, किसकी बात करते हो, क्वथनांक, यहाँ लिख देता हूं मैं, क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या था, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। तो इस विलयन का
जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब से कम हो जाएगा। तो उसको बराबर लाने के लिए उसको और गर्म करना पड़ेगा, उसको और ताप देना पड़ेगा। तो देखो ये कंडीशन तो बात हो गई वाष्प दाब के लिए। अब बात करते हैं क्वथनांक। तो उस कंडीशन में देखना, अगर क्वथनांक की बात करें तो विलायक का क्वथनांक कम होगा और विलयन का क्वथनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि देखो वाष्प दाब आपको याद करना है कि विलायक और विलयन की हम बात करें तो विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होगा, विलयन का वाष्प दाब कम होगा। अगर क्वथनांक की बात करें तो विलायक का क्वथनांक कम होगा, विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होगा। तीसरा पॉइंट क्या कर रहे हैं हम, हिमांक। हिमांक को हमने क्या डेफिनेशन दी थी कि वह ताप जिस पर द्रव की ठोस व द्रव अवस्था का वाष्प दाब क्या हो, समान हो। तो हिमांक सीधी सी बात है, विलयन का वाष्प दाब कम होगा तो उसका हिमांक भी क्या होगा, कम होगा। अर्थात विलायक का हिमांक क्या होगा, ज़्यादा होगा, विलयन का हिमांक क्या होगा, कम होगा। ये बात कब है, जब उसमें क्या मिली हो, अविलेय वाष्पशील, अवाष्पशील विलेय मिलाया गया। बात क्लियर होनी चाहिए, तीनों पॉइंट होते हैं। पूछे विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो वाष्प दाब किसका ज़्यादा होगा, विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होगा, विलयन का वाष्प दाब कम होगा। अगर क्वथनांक की बात करें तो विलायक का क्वथनांक कम होगा, विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होगा। हिमांक की बात करें तो विलायक का ज़्यादा होगा और विलयन का कम होगा। नाम से शब्द रट सकते हो कि क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है ज़्यादा, तो विलयन का क्वथनांक क्या हो गया, ज़्यादा। हिमांक अवनमन, अवनमन का मतलब कम, विलयन का हिमांक क्या होगा, कम होगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये विलायक और विलयन के मैंने लिखी, किसका ज़्यादा होता है और किसका कम होता है, इसको आप एक साथ इस प्रकार से नोट कर लें और आपके काफ़ी काम में आएगी। इसके बाद अपने टॉपिक में कहीं कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रहनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। मैं मिटा देता हूँ स्क्रीनशॉट, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इस प्रकार की बात है कि जहाँ कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो, अब आते हैं अपने यहाँ टॉपिक पर कि इसको हम रिप्रेजेंट है वो किस प्रकार से करेंगे। देखो किसी द्रव का वह ताप, किसी द्रव का वह ताप जिस पर ठोस एवं द्रव अवस्थाओं का वाष्प दाब, क्या लिखा है, वाष्प दाब। किसी द्रव का वह ताप जिस पर ठोस एवं द्रव अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है। वाष्प दाब क्या होता है बेटा, समान होता है। द्रव का हिमांक कहलाता है। द्रव का क्या कहलाता है, हिमांक। तो जब हिमांक की आपको डेफिनेशन पूछ दे तो आपको ये लिखनी है। अब देखो, किसी द्रव का वह ताप जिस पर ठोस व द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब क्या होना चाहिए, समान होगा, उसे हिमांक कहेंगे। अब देखो इसके बाद, जब किसी अवाष्पशील विलेय को द्रव मतलब विलायक की बात करें, द्रव में मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा बेटा, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अतः विलयन का हिमांक, क्या लिखा बेटा, विलयन का हिमांक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। विलयन का हिमांक विलायक से
विलायक से कम हो जाता है क्योंकि विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है। विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है। हिमांक में इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक डायग्राम बना है, ठीक है। अब समझो कि कोई विलयन था आपका, तो यहां आपका क्या आ जाएगा, ताप, टेम्परेचर, यहां ताप टेम्परेचर आ जाएगा, और इधर आप क्या लिख दोगे, वाष्प दाब। क्या लिख दोगे, वाष्प दाब। सपोज किया कि विलायक का वाष्प दाब यहां पर है, तो इस कंडीशन में विलायक का हिमांक यहां पर होगा। अब एक बात, सबसे बड़ी बात है कि जो हिमांक होता है, हिमांक को इंग्लिश में क्या नाम लिखा हुआ है, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ, आपको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट को मतलब टेम्परेचर है। तो देखो विलायक, शुद्ध विलायक होता है तो टेम्परेचर के लिए T, शुद्ध विलायक के लिए नॉट, और इसके लिए F। तो ये मान लिया पॉइंट क्या आपका, TF नॉट, शुद्ध विलायक का हिमांक, ठीक है। अब जो विलयन होगा वो उससे कम ताप पे जमेगा, तो विलयन के लिए हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया। ये विलयन के लिए हो गया। तो ये किसका हो जाएगा, विलयन का हिमांक। तो विलयन के हिमांक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, TF से। देखो क्वथनांक उन्नयन के लिए आपने लिया था TB, हिमांक अवनमन के लिए ले रहे हम TF। तो TF क्या है, विलयन का हिमांक, T नोट F या TF नोट शुद्ध विलायक का हिमांक। और दोनों में ये अंतर, दोनों का ये अंतर डेल्टा TB, जिसको आप क्या कहोगे, हिमांक अवनमन। देखो डेल्टा TB तो क्या हो गया आपका, हिमांक अवनमन या हिमांक में अवनमन। TF नोट विलायक का हिमांक, TF विलयन का हिमांक, ठीक है। अब ये इसके वाष्प दाब पर है, तो यहां से ये कंडीशन आती है। ये वाष्प दाब को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सा इसका डायग्राम है। जो विलयन का जो वाष्प दाब जितना कम होगा उतना ही उसके हिमांक में कमी आएगी। तो अब इसको हम यहाँ पे किस प्रकार से लिख सकते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो ठीक है, अब यहां से हम इसको लिखना स्टार्ट करें तो क्या होगा कि जैसे ये लाइन तो हो जाएगी आपकी उसके लिए विलायक के लिए, यहाँ से ये लाइन हो जाएगी, ये तो हो गई विलयन के लिए, ये किसके लिए, विलायक के लिए। अब देखो इसको अगर हम लिखना चाहें, माना विलयन का हिमांक TF तथा शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक TF नोट हो तो हिमांक अवनमन अर्थात डेल्टा TF किसके बराबर होगा। जो ज़्यादा किसका है, विलायक का हिमांक ज़्यादा है, विलयन का हिमांक कम है, तो ज़्यादा में से कम घटेगा तो TF नोट माइनस TF। ये तो लिखा है यहाँ पे कि विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम है, अर्थात विलायक का ज़्यादा और विलयन का कम है। तो हिमांक अवनमन डेल्टा TF बराबर TF नोट माइनस TF। अब देखो ये राउल्ट के नियम से स्पष्ट है कि जो हिमांक अवनमन है वो किसके बराबर होगा, ये इस ग्राफ से स्पष्ट है कि किसके बराबर, वाष्प दाब अवनमन के
बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि चित्र से स्पष्ट है कि डेल्टा टी एफ समानुपाती डेल्टा पी। नंबर 1 देखो, जितना वाष्प दाब में यह कमी आएगी, ये क्या डेल्टा पी के बराबर है, तो जितना वाष्प दाब में कमी है उतनी ही हिमांक में, तो डेल्टा टी एफ समानुपाती डेल्टा पी। अब देखो, राउल्ट के नियमानुसार, याद आई लाइन, सेम पिछले राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन अवाष्पशील विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। क्या लिखा है? राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब अवनमन अवाष्पशील विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो वाष्प दाब अवनमन का मतलब डेल्टा पी किसके समानुपाती? विलेय के मोल अंश। और विलेय के मोल अंश को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? एक्स बी से। तो ये दो चीज़ें आपकी बात बिल्कुल क्लियर। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अगर याद हो, हमने क्वथनांक उन्नयन पढ़ा था, क्वथनांक उन्नयन पढ़ा था, वहाँ पर इतना ही अंतर है कि जहाँ आपने डेल्टा टी एफ लिखा था उसके अंदर डेल्टा टी बी शब्द का यूज किया था, टी बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पर एफ। आगे का डेरिवेशन सेम क्वथनांक उन्नयन के समान, केवल इतना अंतर आएगा जहाँ पर आपने बी लिखा था वहाँ पर हम क्या लिख देंगे? एफ लिख देंगे। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको फिर से रिपीट कर दूँ। अपना टॉपिक क्या था आज का? हिमांक में अवनमन। तो सबसे पहले हिमांक क्या होती है कि किसी द्रव का वह ताप जिस पर ठोस व द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब क्या हो? समान हो, उसे हम द्रव का हिमांक कहते हैं। जब किसी अवाष्पशील विलेय को द्रव में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? कम होता है। इस विलयन का वाष्प दाब कम होता है, रीजन क्या है? अतः विलयन का वाष्प दाब कम होगा तो विलयन विलायक से क्या होगा? कम ताप पे जो जमेगा, विलयन विलायक से कम ताप पे जमेगा, तो विलयन का हिमांक विलायक से क्या हो गया? कम। इसी कमी को क्या बोलते हैं हम? हिमांक अवनमन। अब देखो, विलयन के हिमांक को आपने किससे रिप्रेजेंट किया? टीएफ से। विलायक के हिमांक को टीएफ नोट से। तो हिमांक अवनमन क्या हो गया? डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नोट माइनस टीएफ। चित्र से स्पष्ट है, जो हिमांक अवनमन है वो किसके समानुपाती होता है? वाष्प दाब अवनमन के। और वाष्प दाब अवनमन किसके समानुपाती होता है? अवाष्पशील विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे एक बड़ा सा डेरिवेशन है जिसको हमें अच्छे तरीके से समझना है। तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपका हो गया। अब देखो, मैं इसको मिटा दे, इसको हम यहां से आगे लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हम किसकी बात करें। मैं यहाँ फिर से एक बार उतार दे दो समीकरण को कि पहला तो हमने क्या लिखा था? देखो, डेल्टा टी एफ समानुपाती डेल्टा पी नंबर 1। फिर दूसरा क्या लिखा था? डेल्टा पी समानुपाती एक्स बी, मतलब विलेय की मोल भिन्न से। तो आप सीधा कर सकते हो समीकरण 1 व 2 से। इसका मतलब डेल्टा टी एफ समानुपाती एक्स बी होगा, नहीं होगा? क्लियर है कि डेल्टा टी एफ समानुपाती क्या ले सकते हैं हम? एक्स बी। अब आपको पता, समानुपाती को हटाओगे तो कोई नियतांक रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ बराबर के एक्स बी हो गया, के एक्स बी। अब राउल्ट का नियम है, आप जानते हो किसके लिए लागू होता है? अति तनु विलयन के लिए। राउल्ट का नियम किसके लिए लागू होता है? अति तनु विलयन के लिए। अब यहां से हम जानते हैं कि देखो, ये लिख दिया, इसको चाहे तो एक बार हम यहाँ पे कोष्टक में बंद कर दें, कहीं बख नहीं जाए, ये लिखा हुआ अपने से। इसको यहाँ लिख दिया, इसको समीकरण नंबर चाहो तो आप 3 दे दो। अब देखो,
आप इसको आगे इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आप सीधा लिखो कि हम जानते हैं कि एक्स बी, विलय की मोल बिन किसके बराबर होती है बेटा? पहले वाला सेम है, विलय की मोल बिन होती है विलय के मोल बटा विलयन के कुल मोल, मतलब विलय और विलायक के मोल। विलय के मोल किसके बराबर होते हैं? विलय की मोल बिन किसके बराबर होगी? विलय के मोल बटा विलयन के कुल मोल, अर्थात विलय प्लस विलायक के मोल। अब देखो कि राउल्ट के नियमानुसार अति तनु विलयन के लिए ले सकते हैं, ये तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम ले सकते हैं। तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम से ये एन बी लेस देन एन ए, तो एन ए की तुलना में एन बी को क्या मान सकते हैं हम? नगण्य। अर्थात एक्स बी बराबर आप क्या ले सकते हो? एक्स बी बराबर क्या ले सकते हो? एन बी बट्टा एन ए, एन बी बट्टा एन ए। अब देखो बेटा यहां से कुछ चीजें और समझना, आप इतनी बातें हो गई। अब आप जानते हो एन ए क्या होता है? विलायक के, एन ए क्या है? विलायक के मोल, और विलायक के मोल को हम क्या लिखा था पिछले वाली क्लास में? सबको याद हो चुका होगा, डब्ल्यू ए अपॉन, विलायक के मोल का मतलब होता है विलायक का भार बट्टा विलायक का मोलर द्रव्यमान। और विलय के मोल के लिए आप क्या लिख सकते हो? विलय का भार बट्टा विलय का मोलर द्रव्यमान। तो इन दोनों के स्थान पर अगर आप ये लिख दोगे तो एक्स बी के लिए आप क्या लिख सकते हो? डब्ल्यू बी बट्टा एम बी, डब्ल्यू ए और यहाँ एम है। ये इतनी बातें हमने पिछले वाली क्लास में भी सीखी थी, इतनी बातें हमने पिछली वाली क्लास में भी की थी। क्लियर होनी चाहिए कि एक्स बी बराबर ये हो गया। अब एक्स बी का मान कहाँ रख दो? समीकरण 3 में। समीकरण 3 में एक्स बी का मान रखने पर क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ बराबर के डब्ल्यू बी बट्टा एम बी एम ए बट्टा डब्ल्यू ए। ठीक है। अब देखो बेटा, यदि विलायक का भार, विलायक के भार को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डब्ल्यू से। विलायक का भार किलोग्राम में हो तो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी मोल लता। मोल लता का फॉर्मूला क्या था? विलय का भार बट्टा विलय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलायक का भार। अगर किलोग्राम में हो तो मोलरता का फॉर्मूला ये बनता है। अर्थात आप चाहो तो इन तीनों के स्थान पर क्या लिख सकते हो? एम। ये बातें मैंने पिछले वाली क्लास में बिल्कुल स्लो और धीरे धीरे आपको बताई थी कि स्मॉल एम क्या है? मोल लता। चाहो तो हम ये लिख दें मोल लता। डब्ल्यू बी विलय का भार बट्टा विलय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलायक का भार। विलायक का भार अगर किलोग्राम में तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो इन तीनों के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो? स्मॉल एम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ बराबर, डेल्टा टी एफ बराबर के क्या बच गया? विलायक का मोलर द्रव्यमान इंटू स्मॉल एम। ये फॉर्मूला आपके पास आया नहीं आया? आ गया। अब देखो क्या होता है कि क्या एक समानुपाती नियतांक होता है जिसका मान फिक्स होता है। एम ए विलायक का मोलर द्रव्यमान होगा। एम ए क्या होगा? विलायक का मोलर। एम ए क्या है? विलायक का मोलर द्रव्यमान। इसका भी मान फिक्स है। तो जब इन दोनों के स्थान पे हम एक नया नियतांक ले सकते हैं, एक नया स्थिरांक ले सकते हैं, तो यहाँ रख दें यदि के और एम ए के बराबर हमने एक नया नियतांक क्या ले लिया? के एफ हो तो के और एम ए के स्थान पे हमने क्या ले लिया? के एफ हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा टी एफ बराबर
के एफ स्मॉल एम। ये फॉर्मूला अपने को याद करना है और यही फॉर्मूला अपने काम का है। डेल्टा टी एफ बराबर क्या लिख दिया हमने, के एफ एम ए, के एफ एम। अब यहाँ से आपके एक बात और माइंड में क्लियर होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये पूछी जाती है कि के एफ क्या है। क्या पूछी जाती है, के एफ क्या है। याद हो तो पिछले वाला अगर वीडियो आपने अच्छे तरीके से याद देखा होगा, समझा होगा, तो यहाँ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक बात कही थी कि अंतर केवल बस इतना ही है, जहाँ पर आपने एफ लिखा था पिछले वाले वीडियो में वहाँ पर केवल बी था, क्वथनांक उन्नयन और यहाँ हिमांक अवनमन, इसके अलावा बाकी का सब कुछ सेम है। तो अब देखो, सबसे पहले बात तो ये के एफ किसे कहते हैं, तो ये आपकी बात बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाए। हिमांक, इसको मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। यह क्लियर होने से बात, के एफ को हम क्या कहते हैं, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या बोलते हैं। के एफ को क्या क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, के एफ मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। बेटा ये फॉर्मूला बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ डॉट एम, या के एफ एम बोल देंगे। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम होता है, और डेल्टा टी एफ तो आप समझ गए क्या होता है, हिमांक अवनमन, और के एफ को हम क्या बोलते हैं, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। अब एग्जाम में परिभाषा आ जाएगी कि मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, तो यहाँ हम हेडिंग डाल लेते हैं, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्या लिखा है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक रिप्रेजेंट किसे करेंगे, के एफ। किसे कहेंगे, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक हम किसे कहते हैं। तो बेटा जो सीधी बात, तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ स्मॉल एम। एम क्या होती है, मोलता। यदि एम बराबर 1 हो तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो गया, के एफ हो गया आपका। डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो गया, के एफ। अब एम कब होगा, किसी विलयन की मोललता, किसी विलयन की मोललता 1 कब होगी, जब 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोला, 1 किलो बोल दिया, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है, तो उस विलयन की मोललता कितनी होती है, 1। तो इसकी यहाँ से आप डेफिनेशन निकालना चाहो तो क्या बोल सकते हो कि 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम, 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर, क्या लिखा है, 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर, 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर विलयन का हिमांक अवनमन, विलयन का हिमांक अवनमन मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कोष्टक में के एफ कहलाता है। क्या कहलाता है, के एफ कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोला तो एम का मान 1 हो गया। अब एम का मान 1 होगा तो जो हिमांक अवनमन होगा वो किसके बराबर होगा, के एफ के बराबर। तो ये तो बात हमने कही है कि 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर विलयन का हिमांक अवनमन मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। अब बेटा ये तो डेफिनेशन थी, परिभाषा थी, आप पढ़ोगे, इसका मात्रक भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं कि के एफ का मात्रक। अब बेटा के एफ का फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा, यहाँ से लो, देखो ये तो के एफ बराबर क्या होगा, डेल्टा टी एफ बट्टा स्मॉल एम। अब टी एफ क्या होता है,
टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। तो डेल्टा टी एफ इसका मात्रक तो होगा केल्विन। और मोललता, मोललता का मात्रक हमने जब शुरुआत में पढ़ा था तब बात की थी मोललता क्या होती है। तो मोललता का मात्रक होता है मोल किलोग्राम इनवर्स, जिसको आप शॉर्ट में क्या लिखते हो ऐसे, मोल केजी इनवर्स। अब देखो केजी इनवर्स ऊपर जाएगा तो जो पावर माइनस की थी वो प्लस की हो जाएगी, तो वो तो हट जाएगी। और मोल जब ऊपर जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो के एफ का मात्रक क्या हो गया, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये अच्छी तरीके से आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि के एफ का मात्रक क्या होगा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। चाहो तो आप हिंदी में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं, इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो। तो चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं के एफ का मात्रक केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये हो गया आपका के एफ। अब जो बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस जितना भी हमने पढ़ा है उसमें क्या है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एफ और बी दो अंतर, बाकी सब सेम है। यहाँ वाली चीज़ों में मुझे लगता नहीं कोई कन्फ्यूजन है, सीधी सी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला केवल आपको ये याद करना, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ एम। के एफ को हम क्या बोलते हैं, के एफ को हम क्या बोलते हैं, तो ये माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि के एफ को हम मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और एम का मतलब होती है मोलता। अगर मोलता एक होती है तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा, के एफ होगा। अगर एक कब होगी, जब 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर, 1 मोल विलेय को किस में घोलोगे, 1000 ग्राम विलायक में घोलोगे, तो विलयन का जो हिमांक अवनमन है वो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, के एफ का मात्रक, के एफ का मात्रक। तो के एफ का मात्रक क्या आ गया, के एफ बराबर केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है, ज़्यादा अगर इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल हम लास्ट में करेंगे, लेकिन फॉर्मूला कि हिमांक अवनमन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध का फॉर्मूला अपने काम में आएगा, जिससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हिमांक अवनमन और विलेय के मोलर द्रव्यमान से संबंधित फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब देखो हम क्या आगे चलाते इसका कि हाँ बेटा पहले खेलो, अगर जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो फिर आज वाली क्लास में तो बिल्कुल उसके कन्फ्यूजन होगा। अब देखो यहाँ पे हम बात करें, टॉपिक मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या अपना हिमांक अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। क्या लिखा है, हिमांक अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध, हिमांक अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। अब देखो कैसे निकालेंगे, समझते हैं कि लिखना है तो इसको हम क्या लिखते हैं कि हम जानते हैं कि, चाहे जानो ना जानो लिखना पड़ता बेटा, हम जानते हैं कि क्या था, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब मोलता, तो मोलता
अर्थात स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का भार बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलायक का भार। अगर विलायक का भार सीधी सी बात है ग्राम में है तो पूरे फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। ये कंडीशन थी कि मोलता स्मॉल m, तो इस स्मॉल m के स्थान पे ये मान यहाँ पे पुटअप कर दो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB बट्टा MB WA और यहाँ पर कितना कर दिया, 1000। कन्फर्म है कि अब हम WA विलायक का भार ले रहे हो, किस में, ग्राम में ले रहे हैं। अब देखो MB तो क्या हो गया, विलेय का मोलर द्रव्यमान, ये क्लियर होना चाहिए। ये जो आप यहाँ पे लिख रहे हो विलेय का मोलर द्रव्यमान, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MB से। हिमांक अवनमन, इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, KF से। दोनों हैं। अब हमें किसका मान निकालना है, MB का। तो MB का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MB बराबर क्या हो जाएगा आपका, MB बराबर क्या हो जाएगा, KF बट्टा डेल्टा TF इंटू WB बट्टा WA और यहाँ कितना लग दिया, 1000। इस फॉर्मूले की सहायता से आप MB अर्थात विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले की सहायता से आप क्या कर सकते हो, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। एक बात मैंने आपको बताई थी, जब भी आप फॉर्मूले को ऐसा छोड़ो तो लास्ट में आपको ये बताना होता है किसको हम क्या कहते हैं। सबसे स्टार्ट करते हैं कि MB क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। MB क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। फिर क्या है, KF हिमांक अवनमन। फिर क्या है, डेल्टा TF, डेल्टा TF KF को तो क्या होता है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। डेल्टा TF को बोलते हो आप हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। WA विलायक का भार, WB विलेय का भार। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फॉर्मूले की सहायता से। ये बिल्कुल बेटा आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि सर ने लास्ट में ये फॉर्मूला लिखाया था। अगर पूरा डेरिवेशन नहीं आए तो कोई बात नहीं, इतना अपने क्लियर हो जाना चाहिए कि MB अर्थात विलेय का मोलर द्रव्यमान और KF हिमांक अवनमन में क्या संबंध होता है। तो MB बराबर KF बट्टा डेल्टा TF इंटू WB बट्टा WA इंटू 1000। अब देखो ये था हिमांक अवनमन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। अगर आपसे पूछा जाए क्वथनांक उन्नयन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है, तो केवल इतना अंतर था, जहाँ पर F है वहाँ पर क्या करना है, जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए। जहाँ पर F है वहाँ पर क्या लिखना है, क्या फॉर्मूला बनेगा उसका, सेम बनेगा। MB बराबर KB बट्टा डेल्टा TB इंटू WB बट्टा WA इंटू 1000। तो कोई अंतर नहीं है, जहाँ पर F था वहाँ पर क्या कर दिया हमने, B कर दिया। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल अच्छे तरीके से, और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। और ये था हिमांक अवनमन। टॉपिक पे आ जाते हैं। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्या कि अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म के 4 प्रकार अपने सिलेबस में दे रखा है। पहला था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, हो चुका है। दूसरा क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हिमांक अवनमन, और चौथा शेष बच गया है वो है प्रासरण दाब। वो क्या है, प्रासरण दाब, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, थोड़ा थ्योरेटिकल। प्रासरण दाब किसे कहते हैं, उसके बाद तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, भूल गए बातों बातों में, तो आज की क्लास फिर हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।